और ये जो अलग अलग फ्रेमवर्क्स है, ये जो अलग अलग पैरामीटर्स है, हमें इनको कंबाइंड देखना है, ऑल टुगेदर देखना है। एंड इफ वी कैन फाइंड आउट अ बिजनेस विच इज फुलफिलिंग मोस्ट ऑफ द क्राइटेरियाज अलॉन्ग विद द वैल्यूएशन, देन दैट बिजनेस हैज टू बी अ मल्टी बैगर। आज मैं आप सभी के साथ मेरे इन्वेस्टिंग के जो सीक्रेट्स है दैट आई विल बी शेयरिंग विद यू। और ये जो सीक्रेट्स है या ये जो फ्रेमवर्क मैंने डेवलप किया है, इसको काफी समय लगा है। आई हैव डेवलप दिस फ्रेमवर्क ओवर लास्ट 7 to 8 years और इसमें काफी मिस्टेक्स भी हुए थे इनिशियली। आई हैव लॉस्ट अ गुड अमाउंट ऑफ माय फंड्स इनिशियली व्हेन आई वाज एक्चुअली इन दिस लर्निंग प्रोसेस। तो ये जो फ्रेमवर्क है ये मैंने डेवलप किया है और दैट आई विल बी शेयरिंग इन दिस वीडियो। तो जरूर ये जो वीडियो है आप कंप्लीट देखिए, ताकि आपका जो टाइम है दैट आल्सो विल गेट सेव्ड एंड प्लस जो मिस्टेक्स मैंने किए हैं दैट आल्सो यू कैन अवॉइड इन योर इन्वेस्टमेंट जर्नी। तो जब भी मैंने इन्वेस्टिंग की शुरुआत की थी दैट टाइम आई यूज्ड टू लुक फॉर चीप स्टॉक्स, यानी सस्ते शेयर्स कौन से है। क्योंकि मैंने इन्वेस्टिंग की जो शुरुआत है वो वॉरेन बफेट हो या उनके जो टीचर है बेंजामिन ग्राहम, उनके जो अलग अलग बुक्स है वो पढ़ के शुरू किया था। और वो समय में कंप्लीट नॉलेज भी नहीं था, ड्यू टू हाफ नॉलेज एक्चुअली वी अंडरस्टूड समथिंग डिफरेंट। तो यहाँ पर मैंने जब भी शुरुआत की थी दैट टाइम आई यूज्ड टू लुक फॉर चीप स्टॉक्स या सस्ते शेयर्स कौन से है, एंड आई यूज्ड टू बाय दोस चीप शेयर्स। एंड बाद में वो शेयर्स और चीप होते थे एंड देन आई यूज्ड टू मेक अ लॉसेस। तो इसी तरीके से ये शुरुआत हुई थी। एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द जो नए इन्वेस्टर्स है दे एक्चुअली डोंट गेट द प्रॉपर गाइडेंस, या उनको पता नहीं होता है कि इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं, जिसके बारे में हम ये वीडियो में काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहले तो हमें ये जानना है कि स्टॉक चीपनेस या स्टॉक के जो वैल्यूएशंस है वो हमें एंड में करना है। फर्स्ट वी शुड स्टार्ट अबाउट कि बिजनेस का क्वालिटी क्या है। एंड बिजनेस के क्वालिटी को मेजर करने के लिए अलग अलग पैरामीटर्स है जिनके बारे में हम ये वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसमें से फर्स्ट जो पैरामीटर है दैट वी विल टॉक अबाउट द कैश कन्वर्जन रेशो। तो कैश कन्वर्जन रेशो कोई डिफिकल्ट चीज नहीं, इट्स अ वेरी वेरी सिंपल रेशो या सिंपल मैट्रिक्स। तो इसमें 3 अलग अलग तरीके के पैरामीटर्स यूज होते हैं। तो इसमें से जो फर्स्ट पैरामीटर है दैट इज इन्वेंटरी डेज। इन्वेंटरी डेज यानी मेरे बिजनेस में मैं कितना इफिशिएंटली मेरी जो इन्वेंटरी है दैट आई एम एबल टू चर्न इट आउट। हम आगे जाके इसके बारे में डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। मैं आपको हर एक जो पैरामीटर है या हर एक जो फ्रेमवर्क है उसके मल्टीपल एग्जांपल्स लेके समझाऊंगा, ताकि इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो फर्स्ट इज इन्वेंटरी डेज, देन वी ऐड द रिसीवेबल डेज इनटू इट, एंड उसमें से बाद में सब्ट्रैक्ट करना होता है कि पेएबल डेज कितने हैं या मेरे क्रेडिटर डेज कितने हैं। तो इन्वेंटरी डेज प्लस जो रिसीवेबल डेज है, सपोज दे आर लेस देन माय टोटल पेएबल डेज या क्रेडिटर डेज, तो मेरा कैश कन्वर्जन साइकिल जो है वो निगेटिव आ जाता है। तो निगेटिव कैश कन्वर्जन साइकिल का मीनिंग क्या है ये पहले हम समझ लेते हैं। सो ये मैट्रिक्स का मीनिंग ये है कि मैं जो बिजनेस कर रहा हूं ये बेसिकली मेरे जो सप्लायर्स है उनके कैश पे मैं बिजनेस कर रहा हूँ। मेरा कोई भी वर्किंग कैपिटल मेरे बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं है। एंड जो बिजनेस में वर्किंग कैपिटल मिनिमम है या एक्चुअल में उसको वर्किंग कैपिटल लगता ही नहीं है, दैट इज द बेस्ट बिजनेस। बिकॉज वर्किंग कैपिटल का इशू ये है कि जैसे जैसे बिजनेस ग्रो होता है वैसे वर्किंग कैपिटल भी ग्रो होता है। एंड जनरली वर्किंग कैपिटल यदि आप देखोगे तो ये डेट से फंड करते हैं, शॉर्ट टर्म जो डेट है। तो शॉर्ट टर्म डेट आल्सो इंक्रीजेस एज एंड व्हेन द बिजनेस इंक्रीजेस। इसीलिए वन शुड फाइंड दोस टाइप ऑफ बिजनेस कि जिसमें कैश कन्वर्जन साइकिल मिनिमल है या एक्चुअल में वो निगेटिव है। तो इसका फाइनल फॉर्मूला जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इन्वेंटरी डेज प्लस रिसीवेबल डेज माइनस जो क्रेडिटर्स है या जो पेएबल्स है। तो इसमें एक बेस्ट एग्जांपल इज द हॉस्पिटल्स। तो हॉस्पिटल्स में यदि आप देखोगे तो वो जनरली जो कैश है वो अपफ्रंट कलेक्ट करते हैं फ्रॉम द पेशेंट्स। इसीलिए उनके जो रिसीवेबल डेज है विच आर वेरी वेरी मिनिमल, बट वो जो पेमेंट करते हैं उनके स्टाफ्स को या उनका जो भी रॉ मटेरियल वो खरीदते हैं उनके सप्लायर से, वो कुछ समय के बाद करते हैं। तो यदि आप ये टेबल में देखोगे तो आई हैव क्रिएटेड अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट हॉस्पिटल्स, जिसमें अपोलो हॉस्पिटल्स के जो कैश कन्वर्जन साइकिल है विच इज 14 डेज। क्योंकि अपोलो हॉस्पिटल्स में उनके अलग अलग बाकी पार्ट्स ऑफ बिजनेस भी है, जैसे कि डायग्नोस्टिक्स हो गया या जो बाकी अलग अलग पार्ट्स है। इसके बाद में यदि आप मैक्स हेल्थ केयर देखोगे तो स्टिल ये नंबर जो है वो निगेटिव है, -117 डेज। फोर्टिस का -112 डेज है, नारायणा का 108 डेज निगेटिव है, किम्स इज -67 डेज एंड हेल्थ केयर ग्लोबल इज अगेन निगेटिव। तो ये जो निगेटिव कैश कन्वर्जन साइकिल है वो हमें ये बता रहा है कि ये जो बिजनेसेस है उनको वर्किंग कैपिटल की ज्यादा नीड नहीं होती, और उसके लिए आप देखोगे तो उनको कोई डेट भी नहीं लेना पड़ता। हॉस्पिटल जो बिजनेस है उसके रिलेटेड कुछ अलग चैलेंजेस है या उनके बिजनेस के कुछ अलग डिसएडवांटेजेस है, वो हम आगे जाके वीडियो में डिस्कस करेंगे।
बट दे आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, या उनका बेस्ट पैरामीटर यही है कि उनको वर्किंग कैपिटल की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती। वो जनरली उनका जो बिजनेस है वो उनके कस्टमर्स यानी जो भी उनके पेशेंट्स है उनके फंड पे रन करते हैं, और इसीलिए हॉस्पिटल सेगमेंट में जो बैड डेट्स है वो भी ज़्यादा नहीं होते। और इसका ही रिलेशन हम आगे जाके जो सेकेंड पैरामीटर है विच इज कैश फ्लो और एबिटा का कन्वर्जन कितना है। तो ये जो रेशो है विच इज ऑल्सो अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड जनरली हॉस्पिटल के केस में ये जो रेशो है वो भी काफी बेटर होता है क्योंकि उनका वर्किंग कैपिटल इज वेल मैनेज, या जो कैश कन्वर्जन साइकिल है विच इज निगेटिव। तो इसमें मैंने और एक एग्जांपल लिया है टू एक्सप्लेन यू दिस रेशो इन अ बेटर वे विच इज गरवारे हाईटेक फिल्म। तो ये जो बिजनेस है इसके रिलेटेड मैंने एक सेपरेट वीडियो क्रिएट किया है विच यू कैन वॉच ऑन माई यूट्यूब चैनल। तो ये जो बिजनेस मॉडल है उनका वो थोड़ा स्पेशलिटी साइड का बिजनेस मॉडल है, जिसमें वो कार्स में जो पेंट प्रोटेक्शन फिल्म्स होते हैं टू प्रोटेक्ट द कार्स पेंट फ्रॉम द आउटसाइड का जो स्क्रैचेस है या जो बर्ड ड्रॉपिंग्स या डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जो डैमेज होता है कार के पेंट को, टू अवॉइड दैट दे हैव लॉन्च दिस पेंट प्रोटेक्शन फिल्म्स। और इसके अलावा उनका एक सन कंट्रोल फिल्म करके भी प्रोडक्ट है विच इज अ ओल्डर प्रोडक्ट। बट जनरली यदि आप उनका बिजनेस देखोगे तो दे कलेक्ट द कैश अपफ्रंटली फ्रॉम देयर कस्टमर्स विच इज नथिंग बट द एडवांसेस, एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइप ऑफ द बिजनेस मॉडल जब आप आपके कस्टमर्स से एडवांस लेते हो, और इसीलिए ही आपका कैश कन्वर्जन या वर्किंग कैपिटल काफी बेटर हो जाता है। एंड देन फर्स्ट जो पैरामीटर है अबाउट द कैश कन्वर्जन साइकिल विच इज रिलेटेड टू द सेकंड फ्रेमवर्क है या जो सेकंड पैरामीटर है विच इज CFO टू एबिटा कन्वर्जन। तो ये केस में यदि आप देखोगे तो गरवारे का लगभग ऑलमोस्ट 100% है, बट जनरली यू शुड चेक अबाउ 70 होगा या 75 होगा, तो डेफिनेटली वो बिजनेस कुछ कमांड करता है, कुछ प्राइसिंग कमांड करता है, या उसमें ऐसा कुछ खासियत है सो दैट बिजनेस इज एबल टू कलेक्ट देयर कैश वेरी इफिशिएंटली। जनरली जो न्यू इन्वेस्टर्स होते हैं विच कम टू द मार्केट वो जनरली प्रॉफिटेबिलिटी चेक करते हैं, बट आई थिंक प्रॉफिटेबिलिटी इज नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी बिजनेस, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर फॉर एनी बिजनेस वन शुड लुक फॉर इज वो कैश कितना जनरेट करता है। और इसीलिए हमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो कितना है वो एक्चुअली देखना चाहिए, बिकॉज इवन इफ द बिजनेस इज जनरेटिंग वेरी गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी यानी उनके प्रॉफिट्स बहुत अच्छे हैं, बट स्टिल जो बिजनेस है उसका क्वालिटी खराब हो सकता है, बिकॉज प्रॉफिट इज जनरली ओनली अ बुक कीपिंग एंट्री। इसमें एक्चुअल में बिजनेस को वो प्रॉफिट नहीं होता अनटिल एंड अनलेस इट कलेक्ट्स द कैश, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी दिखाती है बट उनके जो कैश है वो रिसीवेबल्स में स्टक होता है या इन्वेंटरी में स्टक होता है, एंड बाद में आगे जाके वो राइट ऑफ कर लेते हैं। इसका और एक केस स्टडी आप कर सकते हो, क्वालिटी लिमिटेड करके कंपनी थी, दे हैव केप्ट ऑन पोस्टिंग अ वेरी गुड नंबर्स ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी साइड, और उनके जो रिसीवेबल्स है वो कंटिन्यूअसली यहाँ पे बढ़ते रहे, एंड ऑल ऑफ अ सडन उन्होंने 2018-2019 में एक बिग लॉस जो है वो पोस्ट किया। तो इसका जो स्टडी है वो आप ऐसे कर सकते हो, और इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड एनी बिजनेस इज टू चेक देयर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस रादर देन चेकिंग द प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट, बट एक्चुअली हमें ये चेक करना चाहिए जो भी वो प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं उससे वो एक्चुअली कितना कलेक्शंस कर पा रहे हैं या उनका इन्वेंटरी पे कितना कंट्रोल है। इसीलिए ये जो फर्स्ट दो पैरामीटर्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए विच इज कैश कन्वर्जन साइकिल या वर्किंग कैपिटल, एंड जो सेकेंड विच इज द कैश फ्लो कन्वर्जन यानी टोटल एबिटा से कितना जो कैश है वो आप आपके एक्चुअली बिजनेस में कन्वर्ट कर पा रहे हो। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू फैक्टर्स। इसके बाद में जो थर्ड पैरामीटर है दैट इज असेट लाइट बिजनेस मॉडल, यानी फॉर एग्जांपल IEX या CDSL या BSE NSE, ये जो सारे बिजनेसेस है वो प्लेटफॉर्म बेस्ड बिजनेसेस है। इसमें यदि आप देखोगे तो दे डोंट नीड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल टू पुट इन द बिजनेस टू रन दैट बिजनेस, और इसीलिए उनका यदि आप ROC देखोगे तो इट इज वेरी वेरी हाई ROC, बिकॉज उनको कोई असेट नहीं लगता टू रन दैट बिजनेस। ये जो बिजनेस है उसके कुछ चैलेंजेस भी है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और ये जो अलग अलग फ्रेमवर्क्स है, ये जो अलग अलग पैरामीटर्स है, हमें इनको कंबाइंड देखना है, ऑल टुगेदर देखना है, and if we can find out the business which is fulfilling most of the criterias along with the valuation, then that business has to be a multi-bagger. So this is nothing but the recipe which I am giving you after all of my efforts, after burning a lot of cash, doing lot of losses initially, I came to this framework. So make sure you watch the complete video. So जो third parameter है that is about जो बिजनेस असेट लाइट है या नहीं। इसमें असेट लाइट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट यदि वो बिजनेस असेट लाइट है देन इट इज डेफिनेटली एडवांटेज। नेक्स्ट थिंग वी शुड अंडरस्टैंड अबाउट द ग्रोथ।
और जो ग्रोथ हो रहा है उसके रीजंस क्या है। क्या वो जो ग्रोथ है वो बहुत डेट लेने से हो रहा है, या जो ग्रोथ हुआ है वो बहुत ही उन्होंने उनका जो शेयर कैपिटल है वो डाइल्यूट करके किया है। तो नेचर ऑफ द ग्रोथ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रादर देन एक्चुअल में कितना ग्रो हुआ है। क्योंकि सपोज बिजनेस इज ग्रोइंग एट वेरी ट्रिमेंडस पेस बाय जस्ट टेकिंग अ हायर एंड हायर लिवरेज, देन ये जो बिजनेस है विच मे नॉट बी अ वेरी वेरी गुड बिजनेस। तो इसमें यदि आप एग्जांपल देखोगे तो दीवीज लैब का, तो दीवीज लैब ने उनका जो इनिशियल कैपिटल बेस है यानी शेयर कैपिटल है, दे हैव नेवर डाइल्यूटेड दैट शेयर कैपिटल। और इसीलिए दीवीज लैब के बिजनेस में आप देखोगे तो लास्ट 10 इयर्स में दे हैव गिवन अ फैंटास्टिक रिटर्न्स, बिकॉज जो बिजनेस में ग्रोथ हुआ है दैट हैज एक्चुअली हैपेंड because this business is able to redeploy the profits back into the business at better return, जिसको हम ROC बोलते हैं या इंक्रीमेंटल ROC बोलते हैं। तो दीवीज लैब का ROC वाज वेरी वेरी गुड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। यदि आप देखो तो दीवीज लैब के बैलेंस शीट में काफी अच्छा खासा कैश भी है, बट एक्चुअली जो ROC है वो कैश एक्सक्लूड करके कैलकुलेट करना चाहिए, वो आपको बिजनेस का ट्रू पिक्चर दिखाएगा। दीवीज लैब में उनके वर्किंग कैपिटल रिलेटेड कुछ इश्यूज भी है, दैट आल्सो वी गोइंग टू डिस्कस। बट यदि आप देखोगे तो ये जो बिजनेस है उन्होंने कभी डाइल्यूशन नहीं किया, और इसीलिए ये जो बिजनेस है विच हैज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम गिवन अ फैंटास्टिक रिटर्न्स फॉर इट्स शेयर होल्डर्स। इसके बाद में यदि आप देखोगे तो ये जो बिजनेस है उसने कभी ज्यादा डेट भी नहीं लिया था, और इसीलिए ये जो ग्रोथ हुआ है दैट हैज हैपेंड विदाउट एनी डाइल्यूशन ऑफ द शेयर होल्डर्स इक्विटी, प्लस दे हैव नॉट टेकन एनी डेट, विच इज अ वेरी वेरी गुड साइन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बिजनेस विच इज इन द केस ऑफ दीवीज लैब। इसके बाद में अभी हम और एक पैरामीटर डिस्कस करेंगे विच इज हाई आरओसी, बट ड्यू टू दैट हाई आरओसी क्या वो बिजनेस हाई ग्रोथ कर पा रहा है या नहीं। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल स्वराज इंजिन्स। तो स्वराज इंजिन्स का यदि आप आरओसी देखोगे तो दे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेंटेन वेरी वेरी गुड आरओसी, बट ये जो बिजनेस है उसमें कोई ज्यादा ग्रोथ नहीं है इफ यू चेक फॉर लास्ट 3 इयर्स और लास्ट 4-5 इयर्स। तो इसी वजह से ये जो स्टॉक है विच इज अवेलेबल एट वेरी चीप वैल्यूएशन, लगभग 16-17 पी के आसपास ये जो स्टॉक है वो ट्रेड करता है, एंड मार्केट नोज एवरीथिंग। इसीलिए प्रॉब्लम क्या है, इफ यू गो एंड रीड अबाउट द डिफरेंट बुक्स एंड उसमें ऐसा लिखा है कि गो एंड बाय हाई आरओसी बिजनेसेस, एंड इफ यू एक्चुअली बाय वीएसटी इंडस्ट्रीज या स्वराज इंजिन, तो इसमें एक एडवांटेज ये है कि आपका जो कैपिटल है वो प्रोटेक्टेड रहेगा, बट इसमें ज्यादा ग्रोथ नहीं आएगी डिस्पाइट हैविंग द हाई आरओसी। हाई आरओसी बिजनेस मुझे लगता है तभी सिर्फ खरीदना चाहिए विच इज विदाउट द ग्रोथ, यदि आपका वैल्यूएशन या आपका एंट्री प्राइस इज वेरी वेरी चीप। क्योंकि ये बिजनेस में चैलेंजेस ये है, ये बिजनेसेस रीडिप्लॉय उनके कैश को एफिशिएंटली नहीं कर पाते, इसीलिए ये जो बिजनेस है उसमें ज्यादा ग्रोथ नहीं होता, एंड इफ दे नॉट एबल टू रीडिप्लॉय दैट कैश बैक इनटू द बिजनेस, उनको डिविडेंड देना पड़ता है। तो इफ यू चेक द केस ऑफ द वीएसटी इंडस्ट्रीज या स्वराज इंजिन्स, so the business is not able to redeploy that cash back into the business at higher rates, इसीलिए वो डिविडेंड दे देते हैं। सो यू हैव टू चूज व्हाइल इन्वेस्टिंग कि आप इन्वेस्ट किसी लिए कर रहे हो, क्या आपको इन्वेस्ट करके डिविडेंड्स लेने हैं या क्या आपको ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट करना है। एंड आई एम वेरी क्लियर अबाउट माई इन्वेस्टिंग अप्रोच इज एक्चुअली आई डोंट केयर अबाउट द डिविडेंड्स, मुझे वो बिजनेस में एक्चुअल में ग्रोथ होना चाहिए, क्योंकि ग्रोथ जो है वो कंपेयर टू डिविडेंड इज वेरी वेरी हाई अमाउंट ऑफ और लार्ज अमाउंट ऑफ वेल्थ क्रिएशन। इसीलिए आई ऑलवेज फाइंड आउट दोज बिजनेसेस कि जिसमें एक अच्छा ग्रोथ हो सकता है इन फ्यूचर, उन्होंने कोई इक्विटी उनके डाइल्यूट नहीं की है, या उनका जो डेट है विच इज कंट्रोलेबल, ज्यादा उन्होंने डेट लेके जो ग्रोथ है वो किया नहीं है। एंड फाइनली हाई आरओसी तो डेफिनेटली आई विल लुक फॉर, बट उसके साथ जो बिजनेस है इट शुड ऑल्सो हैव द हाई ग्रोथ। सिर्फ हाई आरओसी बिजनेस इज नॉट इनफ टू जनरेट अ वेरी गुड रिटर्न्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। यदि आपका इनिशियल बाइंग प्राइस अच्छा होगा देन इट इज ओके फॉर द इन्वेस्टर। जैसे कि यदि आप देखो तो वॉरेन बफेट हैज बॉट सीज कैंडी विच इज अ वेरी हाई आरओसी बिजनेस, बट इसमें ज्यादा ग्रोथ कभी हुआ नहीं, बट उनका बाइंग प्राइस वाज वेरी वेरी चीप, इसीलिए वॉरेन बफेट हैज केप्ट ऑन गेटिंग गुड रिटर्न्स ऑन हिज इनिशियल इन्वेस्टमेंट। बट यदि आप यही बिजनेस जो है वो थोड़ा प्रीमियम पे या इवन फेयर वैल्यू पे खरीदते हो, सो आई डोंट थिंक ये बिजनेस में बहुत ज्यादा कुछ ग्रोथ आपको मिल सकता है। तो आई थिंक ये जो बिजनेस है जिसमें कोई ग्रोथ नहीं है, वहां पे आपको अच्छे रिटर्न्स भी बहुत नहीं मिल सकते, मॉडरेट रिटर्न एट द मैक्स मिल सकते हैं, और दीज स्टॉक्स कैन अंडर परफॉर्म ऑल्सो कंपेयर टू इंडेक्स, बट डेफिनेटली इट विल गिव यू वेरी वेरी गुड डिविडेंड यील्ड। तो ये आपको चूज करना है कि आपको डिविडेंड यील्ड के लिए जो बिजनेस है वो खरीदना है, या आपको एक्चुअली ग्रोथ के लिए इन्वेस्टिंग करना है। एंड एज आई सेड आई एम लुकिंग फॉर द ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक्स, या जो मेरा इन्वेस्टिंग है, बिकॉज आई वॉन्ट टू ग्रो माई कैपिटल।
बिकॉज आई डोंट हैव अ ह्यूज कैपिटल ऑफ 100 crores and 500 crores जहाँ पे आई एम ओके विद द गेटिंग द डिविडेंड्स. I just have to increase my capital base more and more. I actually look for growing my capital rapidly. जब भी जो capital है वो small होता है, and then when you have a sizable capital, then it can be okay for a lower growth या जो dividend based investing है. At least this is my thinking. जब भी capital base कम होता है, that time one should look for a growth rather than the dividend investing. इसके बाद में अभी हम जो next parameter है या framework है उसके बारे में discuss करेंगे, which is increasing the margins. सो रेवेन्यूज का इंक्रीज होना दैट इज नॉट इनफ, बट जो बिजनेस के मार्जिन है दैट एक्चुअली शुड इम्प्रूव. और जो बिजनेस के मार्जिन है वो दो तरीके से बढ़ सकते हैं. फर्स्ट वन इज ऑपरेटिंग लेवरेज एंड सेकेंड वन इज जो रेवेन्यू मिक्स जो है उसमें जो चेंजेस हो रहे हैं. तो यदि आप ऑपरेटिंग लेवरेज में देखोगे तो ऑपरेटिंग लेवरेज इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मेंटल मॉडल वन शुड हैव. तो ऑपरेटिंग लेवरेज में क्या होता है कि जैसे आपके रेवेन्यूज बढ़ते हैं उसके कंपैरिजन में जो प्रॉफिटेबिलिटी है दैट एक्चुअली इंक्रीज अ लॉट. यानी फॉर एग्जाम्पल कंपनी के रेवेन्यूज 100 करोड़ से 300 करोड़ के हो जाते हैं इन 5 years, यानी 3 times हो जाते हैं. बट जो प्रॉफिट है वो 3 times से बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा. और इसीलिए जो स्टॉक प्राइस है दैट आल्सो रिफ्लेक्ट द सेम व्हाट हैज हैपेंड इनटू द प्रॉफिटेबिलिटी. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट सपोज स्टॉक में री रेटिंग भी हो जाता है, देन इट इज अ बेस्ट केस सिनेरियो. तो यदि आप ये कंप्लीट फ्रेमवर्क का फ्लो देखोगे तो आई हैव स्टार्टेड विद द कैश कन्वर्जन साइकिल, वो निगेटिव होना चाहिए. देन कैश फ्लो टू EBITDA जो नंबर है इट शुड बी एटलीस्ट 70 to 80%. इसके बाद में वी हैव लुक्ड अबाउट द बैलेंस शीट पार्ट की बैलेंस शीट अच्छा होना चाहिए. जो ग्रोथ है इट शुड एक्चुअली कम फ्रॉम द इंटरनल अक्रूअल्स एंड नॉट फ्रॉम द डेट या जो डाइल्यूशन है उससे. एंड अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं दैट इज अबाउट द ऑपरेटिंग लेवरेज एंड सेल्स मिक्स चेंज. तो ऑपरेटिंग लेवरेज अच्छा है तो सपोज कोई बिजनेस में ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले होने वाला है एंड करंटली जो वैल्यूएशन है विच इज वेरी चीप. सपोज वो जो स्टॉक है वो 8-10 PE के आसपास ट्रेड कर रहा है एंड एज एंड व्हेन जो ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले होता है यानी जो प्रॉफिटेबिलिटी है इट स्टार्टेड इंक्रीजिंग मच फास्टर कंपेयर टू रेवेन्यूज. जो 8-10-12 का PE है वो भी इंक्रीज होने लगता है. यानी यहाँ पर ड्यूअल एडवांटेज है. फर्स्ट थिंग इज प्रॉफिटेबिलिटी में अच्छा ग्रोथ आ रहा है एंड सेकेंड थिंग जो है वो री रेटिंग हो रहा है. एंड दिस इज द सीक्रेट टू फाइंड आउट द मल्टीपैकर्स. यू हैव टू लुक फॉर द ऑपरेटिंग लेवरेज कैंडिडेट और सेल्स मिक्स चेंज कैंडिडेट and then the stock should get re-rated. You will definitely get the fantastic returns. इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं लॉरस लैब्स का. तो यदि आप लॉरस लैब्स के केस में देखोगे तो जो सेल्स मिक्स चेंज है वो भी प्ले हुआ है एंड ऑपरेटिंग लेवरेज भी प्ले हुआ है. तो जैसे कि आप ये चार्ट में देखोगे तो 2016 में लॉरस लैब्स का जो टोटल नेट ब्लॉक है दैट वाज 1098 crores which has gone to 2308 crores in 2020. और एट द सेम टाइम यदि आप एबिटा मार्जिन देखोगे तो एबिटा मार्जिन में भी ज़्यादा कोई चेंज नहीं आया है. 20-22% के आसपास एबिटा मार्जिन थे. बट आफ्टर दैट वंस द ऑपरेटिंग लेवरेज हैज किक्ड इन एबिटा मार्जिन हैज गोन फ्रॉम एज लो एज 16% to 33% इन 2021 एंड फिलहाल में लगभग 29% के है. एंड एट द सेम टाइम यदि आप देखोगे तो प्रोडक्ट मिक्स चेंज भी प्ले हो रहा था. तो प्रोडक्ट मिक्स चेंज वी कैन चेक एक्चुअली with the gross margins. तो gross margin जो लगभग 38 to 40% के थे it has slowly increased to 50 to 55%. तो इसमें क्या इशू था? तो in case of Laurus Labs क्या था कि ARV जो उनके APIs थे इसमें उनका बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी था इनिशियली. इन 2016 जो डिपेंडेंसी था वो लगभग 82% का था which has reduced over the period of time. जिसका जो मेजर शेयर है वो FDF यानी जो फिनिश डोसेज फॉर्मुलेशन से अगेन सेम फॉर द ARV ड्रग्स उसने उसको रिप्लेस किया जिसमें थोड़ा बेटर मार्जिन है. एंड अगेन CDMO यदि आप देखोगे तो लगभग 10-12% का था विच इज ऑलमोस्ट अबाउट 20% इन करंट ईयर. 2023 में उनके रेवेन्यूज फ्रॉम द CDMO या जो सिंथेसिस डिवीजन है विच हैज अगेन इंक्रीज्ड अ लॉट. और इसी वजह से उनके जो ग्रॉस मार्जिन है that has slowly inched up to 55 to 56%. तो यदि आप लॉरस लैब्स का केस स्टडी देखते हो तो इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस स्टडी जिसमें दोनों जो पैरामीटर्स है विच हैज प्लेड आउट नाइसली. और इसीलिए ये जो स्टॉक है वो मल्टी बैगर हुआ है इफ यू कंपेयर फ्रॉम द 2020. फिलहाल में जो स्टॉक है उसमें कुछ करेक्शन आया है बट आई थिंक इट इज अ पार्ट ऑफ द बिजनेस. एंड राइट नाउ वो कंडीशंस नहीं है बिजनेस में जो पहले थे. डेफिनेटली यहाँ से भी जो प्रॉफिटेबिलिटी वो इंक्रीज हो सकता है, रेवेन्यू मिक्स का भी प्ले हो सकता है. बट जो पहले था उतना मुझे नहीं लगता कि ये बिजनेस में करंटली प्ले होगा. और इसीलिए जो रिटर्न्स हमें लास्ट 2 या 3 इयर्स में मिले हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द 2020 वो मे बी नेक्स्ट 3 इयर्स में नहीं मिल सकते. रिटर्न्स कैन बी डिसेंट फ्रॉम हियर बट हमें लास्ट 2-3 इयर्स के रिटर्न्स को कंपेयर नहीं करना चाहिए फॉर लॉरस लैब्स केस. इसके बाद में अभी हम और एक पैरामीटर डिस्कस करते हैं या और एक फ्रेमवर्क डिस्कस करते हैं
विच इज ब्रांडेड प्ले। तो यदि आप देखोगे जो भी बिजनेसेस ने ब्रांड क्रिएट किया है दे हैव अ वेरी वेरी गुड प्राइसिंग पावर, और इसीलिए उनके जो मार्जिन है वो काफी स्टेबल मार्जिन रहते हैं और उसमें ज्यादा वोलाटिलिटी नहीं रहती है, और इसीलिए जो मार्केट है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऐसे बिजनेसेस को काफी अच्छे वैल्यूएशन देता है। तो यदि आप नेस्ले के मार्जिन देखोगे तो इट इज वेरी वेरी स्टेबल मार्जिन, जनरली अबाउट 22 to 24% एबिटा के आसपास है, और ये उन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेंटेन किया है अच्छे से, इसीलिए जो बिजनेस है उसको काफी अच्छे वैल्यूएशन भी मिले हैं। एंड ये जो स्टेबल मार्जिन है दैट ऑल्सो इंडिकेट्स दैट कि ये जो बिजनेस है वो इन्फ्लेशन को पास कर सकता है उनके कस्टमर्स को। सिमिलरली यदि आप पार्ले जी का एग्जांपल देखते हो तो सेलिंग प्राइस जो पार्ले जी का 1994 में था वो सिर्फ 4 रुपीज था फॉर 100 ग्राम्स ऑफ पैकेट। सिमिलरली 2023 में ये जो प्राइस है वो 1 रुपीज से इंक्रीज हुआ है, 5 रुपीज हुआ है, बट जो ग्रामेज है वो लगभग हाफ हुआ है, यानी 55 ग्राम्स का जो पैकेट है वो आज हमें 5 रुपए में मिलता है। यानी ये बिजनेस में एब्सोल्यूट प्राइसिंग पावर है, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने जो प्राइस पॉइंट है वो एक्चुअल में सेम रखा है, but they have reduced the grammage by half, and that's how they are able to pass on their inflations to their consumers। तो अब तक हमने अलग अलग केस स्टडीज में अलग अलग जो बिजनेसेस है उनके कुछ पॉजिटिव्स एंड निगेटिव पॉइंट्स देखे। तो एक्चुअली वी शुड नाउ डेवलप द फ्रेमवर्क कि जिसमें हमें क्या एक्चुअली जो पैरामीटर्स है वो देखने चाहिए। तो जैसे कि आप ये चार्ट में देखोगे तो हर एक बिजनेस का मैंने कुछ पॉजिटिव्स एंड जो निगेटिव्स है दैट आई हैव लिस्टेड आउट। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट ऑल दिस पैरामीटर्स टुगेदर, एंड उससे ऐसा कुछ बिजनेस है क्या जो मोस्ट ऑफ द ये जो पैरामीटर्स है उनको फुलफिल करता है। एंड सपोज ऐसा कोई बिजनेस है तो डेफिनेटली इट विल बी अ मल्टी बैगर इन नेक्स्ट 3 or 4-5 years, बिकॉज आई थिंक ये जो कॉम्बिनेशन है इट इज वेरी वेरी सुपीरियर कॉम्बिनेशन। एंड सपोज आपको ऐसा जो बिजनेस मिलता है तो आई थिंक यू शुड अलोकेट अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ कैपिटल, एंड देन वन हैज टू वेट फॉर द एक्चुअल नंबर्स टू प्ले आउट। तो ये जो टेबल है इसमें मैंने अलग अलग जो बिजनेसेस है उनको लिस्ट किया है, स्टार्टिंग फ्रॉम एससीजी विच इज इन हॉस्पिटल्स, देन आईईएक्स, दिवीज लैब, नेस्ले एंड स्वराज इंजीन। तो फर्स्ट पैरामीटर इज नेगेटिव कैश कन्वर्जन साइकिल, जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बताया। तो एससीजी में है बिकॉज इट्स अ हॉस्पिटल प्ले। आईईएक्स के केस में इट इज नॉट एक्चुअली नीडेड बिकॉज ये जो बिजनेस है उसमें कोई इन्वेंटरी नहीं होता है, दे जस्ट हैव टू कलेक्ट द कैश फ्रॉम देयर कस्टमर्स, and the IEX also don't have very elongated receivable days. So actually in case of IEX ये जो negative cash conversion cycle है वो applicable नहीं है। दिवीज लैब के केस में they don't have the negative cash conversion cycle, नेस्ले में है एंड स्वराज इंजन के केस में भी है। सेकेंड पैरामीटर इज CFO to EBITDA। मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस में ये जो नंबर है विच इज वेरी गुड एक्सेप्ट दिवीज लैब, बिकॉज दिवीज लैब के केस में कैश कन्वर्जन जो है वो निगेटिव नहीं है, और इनका जो कैश है वो मोस्टली स्टक होता है उनके इन्वेंटरीज में, क्योंकि उनके MPP प्लांट्स होते हैं एंड दे ऑलवेज कैरी अ गुड अमाउंट ऑफ इन्वेंटरी सो दैट वॉट एवर ऑर्डर दे गेट दे कैन एक्चुअली इमीडिएटली मैन्युफैक्चर दैट ऑर्डर एंड वो उनके क्लाइंट्स को इमीडिएटली डिस्पैच कर सकते हैं। इसीलिए दे कैरी अ लॉट ऑफ रॉ मटेरियल इन्वेंटरी, और इसीलिए यदि आप उनका कैश फ्लो और एबिटा का नंबर देखोगे तो इट इज अबाउट 58 to 60%, which is on a lower side. Then third parameter is asset light model. तो SCG is not a asset light model because they have taken a lot of debt for their expansion, और वो बाद में बैकफायर हुआ था ड्यूरिंग कोविड टाइम, और इसीलिए जो प्रमोटर है ही हैज टू एक्चुअली सेल हिज स्टेक, एंड शेयर कैपिटल में डाइल्यूशन भी हुआ था। एक प्राइवेट इक्विटी जो है दैट हैज एंटर इनटू SCG। तो वी एक्चुअली शुड लुक फॉर द असेट लाइट मॉडल जो IEX के केस में है, या जो नेस्ले के केस में है, या स्वराज इंजन के केस में भी है। देन नेक्स्ट पैरामीटर इज ग्रोथ विदाउट डाइल्यूशन। तो इन केस ऑफ द IEX हो गया या दिवीज हो गया या इवन नेस्ले एंड स्वराज इंजन, दे हैव एबल टू ग्रो देयर बिजनेस विदाउट मच ऑफ अ डाइल्यूशन। दिवीज का हम एक्चुअल में केस स्टडी किया था, दिवीज के बारे में हमने डिटेल में ये वीडियो में देखा कि हाउ दे एक्चुअली एबल टू ग्रो देयर प्रॉफिटेबिलिटी विदाउट एनी डाइल्यूशन इन देयर बैलेंस शीट, यानी उनके शेयर कैपिटल में। नेक्स्ट पैरामीटर इज सिमिलर टू दैट विच इज ग्रोथ विदाउट द डेब्ट। तो बिजनेस को ग्रो होना चाहिए या उसके कैश फ्लोज जो है या उसका जो प्रॉफिटेबिलिटी है दैट इट शुड एबल टू ग्रो विदाउट टेकिंग अ हायर एंड हायर लिवरेज। इसके बाद में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर इज हाई ROC एंड हाई ग्रोथ। तो यदि आप देखोगे तो SCG, IEX, नेस्ले, स्वराज इंजिन्स इट डजंट फुलफिल दिस क्राइटेरिया, बट दिवीज लैब हैज फुलफिल दिस क्राइटेरिया, एंड इसीलिए दिवीज लैब के जो रिटर्न्स है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काफी अच्छे रहे हैं, because market actually is not looking for only high ROC businesses, it also wants the higher growth। तो दिवीज लैब के केस में यदि आप देखोगे तो बिकॉज ऑफ अपॉर्चुनिटी साइज, या उन्होंने जो बिजनेस है उसको ऐसे डेवलप किया कि जो भी वो कैश जनरेट करते थे बिजनेस से
they were able to redeploy that cash back into the business very efficiently, और इसीलिए over the period of time it has been actually multi-bagger if you take last 10 to 15 years of time horizon. Next parameter is operating leverage and better product mix जो है उसका change. तो currently I don't think so ये जो businesses का हमने list लिया है इसमें से कोई भी businesses have this trigger of operating leverage और change in product mix. And the last one is the branded play जिसमें जो business है which have a very good pricing power for its customers and it can pass on the inflation very efficiently to its customers, और इसीलिए ही नेस्ले के केस में हमने देखा था कि उनके जो मार्जिन्स हैं which are very very stable over the long period of time. अभी ये वीडियो का काफी इंटरेस्टिंग पार्ट है विच इज वैल्यूएशंस. तो अभी क्या इशू है कि इफ यू गेट ऑल गुड फ्रेमवर्क्स या ऑल गुड पैरामीटर्स, मार्केट नोज बिफोर यू एंड दैट्स व्हाई ये जो मार्केट है इट ऑलरेडी गिव्स द हायर वैल्यूएशंस टू दिस बिजनेस. लेट्स स्टार्ट विद द नेस्ले का केस. तो नेस्ले में यदि आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द पैरामीटर्स जो अच्छे हैं, यानी B2C प्ले है, उनका बैलेंस शीट काफी अच्छा है, ROC आप देखोगे तो दे हैव जनरेटेड वेरी गुड ROC. बिजनेस में ग्रोथ नहीं है बट स्टिल द बिजनेस इज अवेलेबल एट ऑलमोस्ट 80p. इसका रीजन एक ये है कि इट इज अ MNC कंपनी. सेकेंड रीजन इज दैट कि लॉन्जिविटी बिजनेस में बहुत है. तो लॉन्जिविटी इसका मतलब जो प्रोडक्ट की डिमांड है इट विल स्टे फॉर वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. बट चैलेंज इज दैट कि करंटली आप सपोज 80p पे खरीदते हो तो आई डोंट थिंक कि ये बिजनेस में इन्वेस्ट करके यू विल गेट अ वेरी गुड रिटर्न्स. आई एम टॉकिंग अबाउट मोर देन 25 to 30% रिटर्न्स which you cannot get by investing in Nestle kind of companies. इसीलिए I am not going to ever invest in Nestle because I am not looking for 10, 11, 12% kind of returns. Second जो केस है that is about the Indian Energy Exchange. तो IEX में मैं already invested था about 200 रुपीज के आसपास. I have started the investment before bonus, यानी लगभग वो 60-70 रुपीज के आसपास I have started buying it and actually I sold it till 800 रुपीज 850 रुपीज के आसपास, which is probably currently जो 400-425 रुपीज के आसपास होगा. So reason to sell the IEX was the valuations was very very high. जो PE था स्टॉक का वो लगभग 100 के ऊपर चला गया था. करंटली यदि आप PE देखोगे तो 42 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग है. और यदि ये बिजनेस में सपोज नॉर्मलाइज अर्निंग्स आती है, यानी सपोज 12 to 15% की अर्निंग्स आती है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग ये जो PE है वो फर्दर डीरेट हो सकता है. इसीलिए सपोज आप 40p पे स्टॉक को बाय करते हो तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग आपको एक अच्छे रिटर्न्स यहाँ से मिल सकते हैं. तो इसीलिए आपकी इनिशियली स्टार्टिंग वैल्यूएशंस मैटर्स अ लॉट. आपको एक अच्छा बिजनेस एक कम वैल्यूएशंस में खरीदना चाहिए एंड दैट इज द की. व्हेन आई बॉट द IEX मैं लगभग उसको 20 to 25p के आसपास खरीदा था एंड देन व्हेन आई एग्जिटेड द IEX वो लगभग 100p के आसपास ट्रेड कर रहा था. बट सपोज इफ आई बाय एनी बिजनेस विच इज वेरी वेरी एक्सीलेंट बिजनेस विच इज एक्चुअली IEX इज, बट सपोज मैं उसको 100p पे खरीदता हूँ तो ये केस में मुझे इतने अच्छे रिटर्न्स नहीं मिलेंगे. ये एक्चुअली फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मेरे जो रिटर्न्स है वो निगेटिव हो सकते हैं या बहुत ही कम हो सकते हैं. नेक्स्ट वन इज स्वराज इंजन, जिसमें ये बिजनेस जो है इट इज प्रोड्यूसिंग वेरी गुड कैश फ्लोज. उनके ROC अच्छा है, एसेट लाइट मॉडल है. प्रॉब्लम इज ओनली विद द ग्रोथ, क्योंकि ये जो बिजनेस है उसमें ज्यादा डेट भी नहीं है एंड ग्रोथ नहीं है. इसीलिए जो बिजनेस है वो कैश डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है उनके शेयर होल्डर्स को. सो आई एम नॉट ऑल्सो लुकिंग फॉर दीज टाइप ऑफ बिजनेसेस, क्योंकि आई एम नॉट इंटरेस्टेड to get only dividend from the whatever investment I am going to make. 5% या 4% का dividend ही लेना है तो better I will put my money into the FD rather than investing into the stocks. If I am investing in the stocks, मुझे at least 25 to 30% से ज़्यादा return चाहिए, then only I will create the significant wealth over the period of time. और इसीलिए stock selection is very very important criteria. इसके बाद में यदि आप देखो तो SCG का एग्जाम्पल, तो SCG में एक निगेटिव कैश कन्वर्जन साइकिल है, उसमें प्राइसिंग पावर भी है, उनके जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन है दैट आर आल्सो वेरी वेरी गुड. बट द प्रॉब्लम ऑफ दिस बिजनेस इज ये असेट हेवी काइंड ऑफ अ बिजनेस है और इसीलिए ROC काफी डिप्रेस्ड होता है. अनदर प्रॉब्लम विद दिस बिजनेस इज ये जो बिजनेस है वो काफी डेट रिटर्न बिजनेस था. इनिशियली उन्होंने काफी हेवी डेट लेके काफी एग्रेसिव ग्रोथ किया था. बट इसमें यदि आप देखोगे तो जो प्रमोटर है ही हैज टू सेल हिज स्टेक, जो एक प्राइवेट इक्विटी इसमें आया है. तो ये प्रॉब्लम्स होता है व्हेन यू गो फॉर अ वेरी एक्सटेंसिव ग्रोथ बाय टेकिंग मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ डेट, और इसीलिए ये एक की क्राइटेरिया है. तो इसीलिए आई डोंट लुक फॉर दोज बिजनेसेस जो बहुत हेवी डेट लेके उनका एक्सपांशन करते हैं, बिकॉज इफ समथिंग गोज रॉन्ग देन इट कैन बी अ बिग रिस्क ऑल्सो. सो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग ऑल दिस डिफरेंट केस स्टडीज या डिफरेंट पैरामीटर्स, मैं कौन से बिजनेसेस में इन्वेस्ट करता हूँ. तो मुझे ऐसा बिजनेस चाहिए कि जिसका जो कैश फ्लो कन्वर्जन है वो निगेटिव हो, उनकी जो बैलेंस शीट है वो काफी क्लीन हो, ज्यादा डेट नहीं चाहिए वो कंपनी में, इट शुड बी असेट लाइट प्ले
एंड जो ग्रोथ हुआ है इट शुड एक्चुअली कम फ्रॉम द री इन्वेस्टमेंट ऑफ जो उनके प्रॉफिट से जो बिजनेस से उन्होंने जनरेट किया है उससे वो जो ग्रोथ है उनकी प्रॉफिटेबिलिटी की इन फ्यूचर दैट शुड कम. इट शुड नॉट कम फ्रॉम द डेट और इट शुड नॉट कम फ्रॉम द डाइल्यूशन ऑफ द इक्विटी. इसके बाद में आई एम लुकिंग फॉर द ब्रांडेड प्ले, यानी एक अच्छा ब्रांड उन्हें क्रिएट करना चाहिए सो दैट उनके पास प्राइसिंग पावर हो एंड दे कैन एबल टू पास ऑन द इन्फ्लेशन वेरी इजीली टू देयर कंज्यूमर्स. इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू अंडरस्टैंड इज ऑपरेटिंग लेवरेज एंड चेंज इनटू सेल्स मिक्स. और जो उनके मार्जिन से वो ओवर द पीरियड ऑफ इंक्रीज होने चाहिए रादर देन बाइंग द पर्टिकुलर बिजनेस एट द पीक मार्जिन. यानी सपोज मैं कोई बिजनेस 30 या 40% मार्जिन पे खरीदता हूँ विच इज एक्चुअली इट्स लाइफ टाइम हाई मार्जिन्स, then it can be a very risky proposition because suppose due to any external parameters ये जो business है उसके margins गिर जाते हैं then I am not going to make any returns out of this business. इसीलिए I choose those businesses जिसमें currently जो margins है वो actually depressed है, probably 10, 11, 12% के है and in future if I have visibility कि ये 10% के margin 12%, 15%, 20% तक जा सकते हैं then it can be a very good operating leverage play candidate. या इसके अलावा सेल्स मिक्स चेंज होने से भी जो मार्जिन है वो बढ़ सकते हैं. एंड इसके बाद में जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि कैश फ्लो और एबिटा का जो कन्वर्जन है इट हैज टू बी वेरी गुड. बिजनेस शुड एबल टू जनरेट वेरी गुड अमाउंट ऑफ कैश. तो एक्चुअली आफ्टर अंडरस्टैंडिंग ऑल दिस पैरामीटर्स वी शुड डिटरमाइन द वैल्यूएशन नॉट एट द स्टार्ट एंड वी शुड नॉट लुक फॉर द बिजनेसेस विच आर वेरी वेरी चीप बाय स्टैटिस्टिकल मेजर्स लाइक सपोज 10 पी पर है या 5 पी पर है या 2 पी पर है. It doesn't matter anything because market knows more than us and actually वो ऐसे ही बिजनेस आपको स्क्रीन में दिखाएगा कि जिसमें कुछ इश्यूज है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज है या इसके अलावा बिजनेस में कुछ चैलेंजेस है या कमोडिटी बिजनेसेस है. इसीलिए वी शुड अंडरस्टैंड द बिजनेस फर्स्ट एंड बाद में वैल्यूएशंस देखना चाहिए. तो एक्चुअली आफ्टर डूइंग ऑल दिस केस स्टडीज, ऑल दिस पैरामीटर्स, लर्निंग लॉट ऑफ थिंग्स, learning lot from my historical mistakes, I am able to find out a very micro size company which is less than 500 crores of market cap, which has a branded play. उनके कैश कन्वर्जन साइकिल निगेटिव है, बैलेंस शीट असेट लाइट है, उन्होंने ज्यादा डाइल्यूशन कभी नहीं किया है. इसके अलावा ये जो बिजनेस है उसमें आगे जाके एक ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले हो सकता है. करंटली जो उनके एबिटा मार्जिन है वो लगभग 10% के हैं एंड आई एम एक्सपेक्टिंग ये आगे जाके 17 to 20% के हो सकते हैं इन नेक्स्ट 4 to 5 years. इसके अलावा ये जो बिजनेस है विच इज एक्चुअली असेट लाइट प्ले, उनके जो ROCs है वो मोर देन 20% है बिकॉज ये जो बिजनेस है वो ब्रांडेड प्ले है और इसीलिए कैश कन्वर्जन साइकिल निगेटिव है विच इज एक्चुअली लिंक विद द CFO टू एबिटा जो कन्वर्जन है विच इज वेरी वेरी गुड. और ये जो बिजनेस है एज आई सेड इट इज लेस देन 500 करोड़ का बिजनेस एंड आई ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन दिस बिजनेस. एंड लास्ट सैटरडे को हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया है मेरे माइक्रो कैप क्लब मेंबर्स के साथ अबाउट दिस बिजनेस. We discussed with the management of this business along with all my microcap club members. काफी अलग अलग questions पूछे and that's how we got a conviction in this business. So if you can identify this business जिसके बारे में मैंने आपको अलग अलग parameters दिए हैं, उनका cash flow conversions क्या है, उनका asset light business है या नहीं, या इसके अलावा उन्होंने बैलेंस शीट कैसे मेंटेन किया है, इसमें एक ऑपरेटिंग लेवरेज का प्ले है. तो सपोज ये जो बिजनेस है वो यदि आप आइडेंटिफाई कर पाते हो तो जरूर आप मुझे नीचे कमेंट में लिख के बताइए. आई एम गोइंग टू स्पेंड हाफ आवर ऑफ माई टाइम विथ हिम. उसके जो भी क्वेरीज हो गए या इफ यू नीड एनी फाइनेंशियल प्लानिंग रिलेटेड हेल्प आई एम गोइंग टू ऑफर फ्री ऑफ कॉस्ट. तो यदि आपको ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर मिलता है तो जरूर आप मुझे नीचे कमेंट में लिख के बताइए एंड देन यू कैन गेट अ अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस विथ मी 1-to-1 whatever queries you have in finance. And apart from that I will be sharing my top 2 micro cap stocks with that subscriber जो यहाँ पे ये क्वेश्चन का राइट आंसर देता है. सो मेक श्योर यू राइट योर आंसर इन कमेंट सेक्शन बिलो. और यदि आपको ये डिटेल वीडियो पसंद आया होगा अबाउट वॉट एवर माई सीक्रेट्स और वॉट एवर फ्रेमवर्क आई हैव शेयर्ड विथ यू तो जरूर से लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि ऐसे जो वीडियोस है वो आपको आगे जाके भी मिलते रहे. और जरूर ये जो वीडियो है आप आपके सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको काफी अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज मिल जाएगा. एंड डोंट मिस दिस सैटरडे 11 o'clock सेशंस. It will definitely add a very good amount of knowledge and value in your understanding.